पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियां इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं। कुछ यादें, कुछ मुलाकातें। मैं जवाहरलाल नेहरू की सी लाजवाल जवानी का दावेदार तो नहीं हूं, जिनसे मेरी आखिरी मुलाकात उनके इंतकाल से 1 महीने 3 दिन पहले हुई थी। उस वक्त वो 75 साल के थे, मगर 60 साल से ज्यादा के दिखाई नहीं देते थे। जहां तक मेरा मामला है, मैं 61 बरस का लगता हूँ, शायद उनसे भी बड़ी उम्र का लगता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। इधर मेरी फिल्म शहर और सपना को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिसका अवार्ड फंक्शन दिल्ली में था। मैं अपनी पूरी फिल्म यूनिट के साथ दिल्ली आया हुआ था। मैंने सुना कि पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने मुलाकातियों और मसरूफियतों से सख्त कमी कर रखी है। अवार्ड फंक्शन से 1 रोज पहले करीब 4:30 बजे शाम मैं ज़ाती तौर पर उनका हाल चाल पूछने के लिए उनके घर पहुंच गया। किस्मत से मेरे दोस्त कश्मीर से MP AM तारिक जीने पर दिखाई पड़ गए। उनके हाथ में जासूसी नॉवलों का एक बंडल था। मैंने पूछा कि उनको अंदर जाने की इजाजत क्यों कर मिली है, तो उन्होंने बताया कि वो लाइट फिक्शन की किताबें पंडित जी को देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसी ही किताबें पढ़ने की इजाजत है। मैंने उनसे कहा कि पंडित जी को इतना बता दीजिए कि अहमद अब्बास आया हुआ है और सिर्फ 1 मिनट के लिए उनको देखना चाहता है। 5 मिनट बाद तारिक वापस आए और उन्होंने दूर से ही मुझे इशारा किया कि मैं ऊपर जा सकता हूं। मैं ऊपर चला गया। अब मैंने देखा कि ये धूपधार चौड़ी बालकनी बैठने के लिए एक प्राइवेट कमरे से मिली हुई है और बालकनी कमरे से भी ज्यादा कुशादा है। मैंने बैठने के कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और हिचकिचाते हुए अंदर चला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मुझे किस कदर हैरत हुई होगी जब मैंने देखा कि वो अजीम शख्स अपने मूढ़े पर से उठकर मेरे इस्तकबाल के लिए मेरी तरफ आ रहा है। पंडित जी, बराए करम, मैंने बुलंद आवाज में गुजारिश की और दौड़कर उन तक जा पहुंचा, लेकिन तब तक वो अपने डगमगाते हुए कदमों से आधा कमरा पार कर चुके थे। ये डगमगाते हुए कदम मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने नरम हाथ से पंडित जी का बाजू थामा और उनको वापस ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। पंडित जी, आप क्यों हमें गुनहगार बनाते हैं? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। क्यों क्यों भाई, क्या हुआ? डॉक्टरों ने आपको सख्ती से चलने फिरने से मना किया है। तो क्या डॉक्टरों के कहने से अपना कल्चर भुला दें? मेहमानों का स्वागत ना करें? कहो, कैसे आना हुआ? जी पंडित जी, मेरी फिल्म शहर और सपना को भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। उसी फंक्शन में शरीक होने के लिए आया हूं। आपसे गुजारिश है, चूंकि आप फंक्शन में तशरीफ नहीं ला सकेंगे, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 5 मिनट के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए अपनी यूनिट के साथ यहां आ जाऊं। मैं आऊं या ना आऊं, अवार्ड फंक्शन के अगले दिन मैं यूनिट से सुबह 10 बजे मिलना चाहूंगा। ये बात उन्होंने अपनी मशहूर छोटी सी सुर्ख डायरी में नोट कर ली।
अब मैंने उनसे इजाज़त मांगी और इसरार किया कि वो तशरीफ़ रखे रहें। हम आपसे छोटे हैं, ये क्या ज़रूरी है कि आप हमारे जैसे छोटे के लिए उठकर खड़े हों? मैं तेज़ कदमों से बाहर निकल गया, मगर तब तक वो तहज़ीब के आलमबरदार मूढ़े पर से उठने की आधी कोशिश कर चुके थे। अगले रोज जब हम सब लोग खद्दर के सफेद जोधपुरी कोट और पायजामे पहने हुए वहां पहुंचे, तो हमने हैरत से देखा कि वीआईपी दरवाजा खुला पड़ा था और पंडित जी हमेशा की तरह अपनी सफेद शेरवानी में तरोताजा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मेरे बाजू का सहारा लेने से इनकार कर दिया और डायस तक जाने वाली 10-12 सीढ़ियां बगैर सहारे के चढ़ गए। मैं उनके पीछे पीछे चढ़ा और उनका सुरेखा से, फिर दिलीप राज वगैरह से तारुफ कराया। पंडित जी ने हम सबको मुबारकबाद दी। फंक्शन के खत्म होने पर मैंने मुरव्वत के साथ उनको याद कराया कि कल सुबह ठीक 10 बजे मेरी यूनिट उनके दरे दौलत पर हाजिर होगी। पंडित जी के दौलत खाने पर मुहाफिजों और डॉक्टरों ने हमसे कहा कि हम 15 मिनट से ज्यादा वक्त ना लें, लेकिन मुझे शक था कि वो हमें इतनी जल्दी जाने देंगे। मैंने पहले से ही जहन बना लिया था कि 25,000 रुपए हम 15 लोगों में कैसे बराबर तकसीम किया जाएगा, और बराबर ही रकम का नया संसार चेक यादगारी थैले में रख दिए गए थे। हमने पंडित जी से गुजारिश की कि वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा रहें और थैलियां हमको इनायत करके हमारी हौसला अफजाई फरमाए। सुरेखा को चेक देते वक्त पंडित जी की नजर चेक पर पड़ी और उन्होंने मजाकन कहा, उम्मीद है कि तकरीबन नाकाबिले तकसीम रकम को 15 हिस्सों में तकसीम करते वक्त अब्बास से हिसाब में कोई गलती सरजद नहीं हुई होगी। थैलियां इनायत फरमाने के बाद पंडित जी ने पूछा, इस फिल्म में कोई गाना भी है? एक नज्म है जो तहतुल लफ्ज पढ़ी गई है और नज्म के खालिक सरदार जाफरी और पेशकार मनमोहन कृष्ण का तारुफ पेश किया। पंडित जी ने नज्म सुनना चाहिए। तरन्नुम में सुना दीजिए ना। हाँ, हो जाए। प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, वाह वाह। प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, हंस के हर दर्द को, हर गम को भुलाना होगा, हंस के हर दर्द को। आंसुओं से जो बुझे जाते हैं आँखों के चिराग, आंसुओं से जो बुझे जाते हैं आँखों के चिराग, उन्हें दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा, क्या बात है। उन्हें दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा, प्यार को आज नहीं। अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल, अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल, शर्त बस ये है कि ऐसे लगाना
होगा, शर्त बस ये है कि सीने से लगाना होगा प्यार को आज नहीं। बहुत बढ़िया। वाह वाह। वो जो खो जाए तो हो जाएगी दुनिया सारी, वो जो खो जाए तो हो जाएगी दुनिया सारी, वो जो मिल जाए तो साथ अपना ज़माना होगा। वो जो खो जाएं तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो मिल जाएं तो साथ अपने ज़माना होगा, वो मिल जाएं तो साथ अपने ज़माना होगा। बिलखुसूस आखिरी 2 मिसरे उस मौके के लिए अलमनाक तौर पर मौजूद थे। आखिरी मिसरे पढ़ते वक्त मनमोहन कृष्ण की आंखें अश्कबार हो गईं। वहां पर मौजूद हर शख्स का दिल भर आया था, चूंकि हम सबको मालूम था कि पंडित जी वाकई बीमार हैं। बॉडीगार्ड ने मुझे दिखाने के लिए अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। तकरीबन 10:30 हो रहे थे। मैंने इशारा सुन लिया, देख लिया और कहा, पंडित जी अब इजाजत दीजिए। क्यों क्यों? मेरी कोई दूसरी मसरूफियत नहीं है। तो समझ लीजिए कि आज हम बहुत मसरूफ हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़कर अर्ज किया। हमें जाने की इजाजत मिली तो डॉक्टरों और मुहाफिजों ने सुकून की सांस ली। हालांकि अभी 5 मिनट और हम वहीं पर रुके हुए रहे, क्योंकि हर शख्स अजीम नेहरू के साथ एक यादगार तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था। फिर डॉक्टर लोग दोनों जानिब से सहारा देकर उनको लिफ्ट तक ले गए। जब लिफ्ट के दरवाजे बंद और लिफ्ट उनको ऊपर ले जा रही थी, मैंने देखा कि वो बराबर मुस्कुरा रहे थे और हमारी तरफ हाथ हिला रहे थे। मेरे अंदर से आवाज आई कि अब मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख सकूंगा। 27 मई 1964 को दोपहर 2 बजे जवाहरलाल नेहरू ने ही आखिरी सांस नहीं ली, बल्कि उनके साथ हम सब 45 करोड़ हिंदुस्तानी मर गए। पूरी कौम पर मातम छा गया। खेतों में किसान, मिलों में मजदूर, दफ्तरों में क्लर्क, बावर्ची खाने में खवातीन, स्कूलों में बच्चे, हर कोई मौत का ठंडा स्पर्श महसूस कर रहा था। अगर नेहरू मर गए तो कौन जिंदा रहेगा? लेकिन अखबार का दफ्तर गैर जज्बाती मशीन होता है। डेडलाइन होती है। एडिटर्स जज्बाती नहीं हो सकते। मैंने हेडलाइन लिखी, नेहरू लिव्स, नेहरू जिंदा रहेंगे। किताबें अपने समय का इतिहास दर्ज करती हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में रोज सनसनीखेज खुलासे इतिहास को परखते और बदलते नजर आते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो भी सच देखा, महसूस किया, उसे अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में दर्ज किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को करीब से जाना, एक नेता, दोस्त, मेंटोर के तौर पर। जहां उनकी तारीफ की, वहीं उनकी तनकीद भी। किताब के एक हिस्से में वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू परफेक्ट नहीं थे। अगर वो परफेक्ट होते तो इंसान न होते। उन्होंने अपनी शराफत का खामियाजा उठाया। अगर उनको शराफत या कामयाब सियासत में से एक को चुनना पड़ता तो वो शराफत ही को चुनते। आज के दौर में ये बात कितने नेताओं के लिए कह सकते हैं, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये पॉडकास्ट एक कोशिश है
अब्बास साहब और जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियतों के नाम जिन्होंने हमेशा अमन और चैन की दुनिया की कामना की है। आपको छोड़े जाते हैं साहिर लुधियानवी की नज़्म के साथ, जो उन्होंने पंडित नेहरू के जाने के बाद लिखी थी। खुदा हाफिज। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, वो जो हर दीन से मुमकिन था हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा वो सरेदार रहा, जिसने गौतम की तरह अमन का पैगाम दिया और मोहम्मद की तरह जहद की ललकार रहा। जिसने आज़ादी कामिल का अलम लहराया, जो हर एक जुल्म हर एक जबर से बेजार रहा, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की उखुवत का परस्तार रहा, जिसकी नज़रों में था एक आलमी तहजीब का ख्वाब, जिसका हर सांस नए अहद का मेमार रहा, जिसने ज़रदार मशीयत को गवारा न किया, जिसको आईन मसावत पे इसरार रहा, उसके फरमानों की ऐलानों की ताज़ीम करो, राख तकसीम की अरमान भी तकसीम करो। मौत और जीस्त के संगम पे परेशान क्यों हो, उसका बख्शा हुआ सैरंग अलम लेके चलो, जो तुम्हें जादे मंजिल का पता देता है, अपनी पेशानी पे वो नक्श कदम लेके चलो। दामने वक्त पे अब खून के छींटे न पड़ें, एक मंजिल की तरफ दैरो हरम लेके चलो, खुश्क साली का तसव्वुर कहीं बाकी न रहे, सारी दुनिया की तरफ अब्रे करम लेके चलो। हम मिटा डालेंगे सरमाया और मेहनत का तजाद, ये अकीदा ये इरादा ये कसम लेके चलो। वो जो हम राज रहा हाजिर व मुस्तकबिल का, उसके ख्वाबों की खुशी रूह का गम लेके चलो। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है।